दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी देश के पास अगर रिसर्च कराने तक का पैसा ना हो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जिक्र ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी अगर बजट ना हो तो उस देश के भीतर में जो भी छात्र पढ़ाई कर रहा होगा वह उस देश में कितने दिन टिकेगा और कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद छात्र छोड़कर चला जाएगा, वह भी मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र। और इन्हीं सब के बीच अगर यह बहस शुरू हो जाए कि एलोपैथी बेहतर है या आयुर्वेद बेहतर है, और उसको भी अगर आप निचले स्तर से एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो आप जानकर हैरत में आ जाइएगा, इस देश के भीतर में मरीज भी एक समान नहीं होता है। असमानता का भाव इस देश के इलाज में है और इलाज पद्धति में है। एलोपैथी को 30 लाख वाला एक मरीज चाहिए जो कि एक ऑपरेशन के पैसे 30 लाख रुपए दे सके। दूसरी तरफ आयुर्वेद को 30 लाख लोग चाहिए जो 30-30 रुपए का चूर्ण भी खरीद सके। सवाल यह है कि जो पद्धति भारत के भीतर में इलाज के लिए अपनाई जाती है, क्या वाकई वह इलाज के लिए है या वह भी एक बिजनेस है, या फिर चाहे अनचाहे भारत इतना बीमार हो चला है कि सरकार अपने तौर पर विज्ञान की तरफ देखना नहीं चाहती है और दूसरी तरफ विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी उस बिजनेस मॉडल को अपना चुके हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्हें टेक्नोलॉजी से मान्यता देते चला जाए। और इन सब के बीच जो खास तौर से मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, योगा के तौर तरीके हैं, अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने की पद्धति को लोगों को बताते हुए इलाज करते हैं, वह भी एक बिजनेस मॉडल में अगर बदल दिया जाए तो इस देश के भीतर में इलाज नहीं धंधा होता है। हमें लगता है कि आज इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है जब इस देश के भीतर में लगभग 3 लाख से ज्यादा कोविड से हुई मौत के बीच यह सवाल खड़ा हो गया कि दरअसल दवाई दे दे के मारा जा रहा है मरीज को, और दूसरी तरफ आईएमए भड़क गया कि हमारे भी लगभग 400 से ज्यादा डॉक्टर तो दूसरी वेव में ही मारे गए हैं, और पहली वेव को मिला दीजिएगा तो 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत यूं ही नहीं हुई, इलाज करने के वक्त हुई, और उन्होंने बहुतों की जान बचाई है। यह कैसी बहस है, खास तौर से उस देश में जिस देश के पास अपने ही रिसर्च स्कॉलर के लिए पैसा नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को पलटने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि यह बिजनेस के तौर पर भारत का पूरा मेडिकल सिस्टम कैसे कन्वर्ट हो गया है। सवाल उसमें एलोपैथ और आयुर्वेद का नहीं है। एलोपैथी में जाइएगा तो आपको लगभग इस देश के भीतर में जो टॉप मोस्ट 6 हॉस्पिटल्स हैं ना, जिसमें आप अपोलो को लीजिए, जिसमें आप फोर्टिस को लीजिए, मैक्स को लीजिए, हेल्थ केयर ग्लोबल को लीजिए, शैलबाय को लीजिए, नारायणन को लीजिए, इन सब को लीजिएगा तो लगभग 2728 करोड़ का एक एवरेज निकलकर इनके रेवेन्यू का निकलेगा। इनको जो मुनाफा होता है उसमें ये डॉक्टरों पर लगभग 15, 17, 18% से ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पुलिस, सुरक्षाकर्मी, जिसमें नर्स सभी आती है, उस पर भी लगभग 18-20% खर्च करते हैं, लेकिन 60 से 65% टेक्नोलॉजी और मुनाफे का चक्कर है। और इसी के लिए भारत में एलोपैथी का मतलब टेक्नोलॉजी से साथ जुड़ना है और उसी के जरिए इलाज की पद्धति को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल तुरंत आपके जहन में आना चाहिए, तो आयुर्वेद में क्या होता है। यकीन जानिए, आयुर्वेद का बाजार जिस रफ्तार से भारत में बढ़ रहा है वो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि भारत में इलाज के लिए इतनी गरीबी है कि आयुर्वेद का इलाज सस्ता है, सीधे तौर पर अपने आंगन में भी उसका इलाज मिल जाएगा, यह सोचकर आदमी आयुर्वेद से जुड़ना तुरंत चाहता है। एक बड़ी संख्या है, तो इसका एक मतलब यह भी माना जाए कि भारत में जिसके पास पैसा है उसके लिए एलोपैथी है, जिसके पास पैसा कम है या नहीं है उसके लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी है। आप कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बीच में दुनिया के किसी देश में इलाज की ऐसी पद्धति की परिभाषा आपको नहीं मिलेगी जो यहां पर मौजूद है। आपको जानकर हैरत होगी कि अपोलो 1983 में जो अपोलो हॉस्पिटल के चेन हैं वो बनते हैं और आज की तारीख में उसका रेवेन्यू जो है वो 10,407 करोड़ का है, मैक्सिमम है। फोर्टिस की तुलना में एस्ट्रोडीएम हेल्थ
कैप की तुलना में, जिसके दुनिया के 9 देशों में जिसका फैलाव है, फोर्टिस की तुलना में, मैक्स की तुलना में, शैलबाई की तुलना में, सब की तुलना में इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है अपोलो का 10,407 करोड़। यहां पर जैसे ही आप आयुर्वेद में कदम रखते हैं तो आयुर्वेद में, यह तो 1983 में अपोलो ग्रुप बना था, लेकिन 2006 में पतंजलि आयुर्वेद बना था। पतंजलि आज की तारीख में उसकी रेवेन्यू है 9,022 करोड़। सिर्फ 1,000 करोड़ का अंतर है। और आयुर्वेद का बाजार, हालांकि एक बड़ी कंपनी है आयुर्वेद के क्षेत्र में, चाहे आप डाबर को ले लीजिए, चाहे बैद्यनाथ को ले लीजिए, चाहे इमामी को ले लीजिए, चाहे शहनाज आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड को ले लीजिए, चाहे हिमालय ड्रग कंपनी प्राइवेट को ले लीजिए, अमृत जोन हेल्थ केयर को ले लीजिए, झंडू फार्मास्यूटिकल को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन हम पतंजलि का नाम इसलिए ऊपर रख रहे हैं क्योंकि उसकी रेवेन्यू चैलेंज करने लगी है आयुर्वेद के जरिए एलोपैथी के उन हॉस्पिटल्स को जो 5 सितारा इलाज आपको देते हैं। पतंजलि 2006 में बना, 2006 से जब 2010-11 तक आया तो इसका रेवेन्यू था 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ पहली बार इसने 2010-11 में छुआ था। 2013-14 इसलिए क्योंकि वह आखिरी साल था मनमोहन सिंह का, उस समय इनका रेवेन्यू था 1,184 करोड़ रुपए। इसमें रफ्तार देखिए, आज की तारीख में यह 9,022 करोड़ है, पिछले साल इसका 8,522 करोड़ था। नेट प्रॉफिट आइएगा तो इस बरस 424 करोड़ 72 लाख रुपए है, पिछले साल 349 करोड़ 37 लाख रुपए। यह एक रेवेन्यू मॉडल इसलिए बताने की जरूरत है क्योंकि आयुर्वेद मास लेवल पे इलाज करता है। आयुर्वेद मरीज टू मरीज नहीं देखता है, एलोपैथी मरीज टू मरीज देखता है, और इसीलिए हर मरीज को लेकर वह एक कीमत लगाता है। और हमारे यहां का बिजनेस मॉडल उसके इंश्योरेंस के जरिए चीजों को डेवलप करता है। आयुर्वेद में अभी इंश्योरेंस शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले वक्त में हो भी जाए। लेकिन जब हम इन बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि 5 सितारा जो 5-6 बड़े हॉस्पिटल्स का जब हमने नाम लिया तो उनमें हर बेड की सालाना आय जो होती है वो तकरीबन 1 करोड़ तक होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक चली जाती है। यह एक सालाना आय है। आयुर्वेद में इस तरीके से बेड के जरिए नहीं देखा जाता है। लेकिन इन सब के बीच मौजूदा वक्त में अगर यह सवाल खड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमें समझना होगा इस देश को लेकर लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर ही क्या सरकार चल रही है, साइंस को लेकर वो नहीं चल रही है। यह तो क्लियर है, क्योंकि जब आपके पास बजट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर उतना ना हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को लेकर इतना ना हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लेकर इतना ना हो, इस देश के भीतर में रिसर्च ठप हो, देश से लोग बाहर जा रहे हो, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि आपके पास बजट की कमी है, सुविधाएं दे पाने की परिस्थितियों में नहीं है। लेकिन आप एक पैरेलल में आयुष मंत्रालय भी भारत सरकार ने इस दौर में खड़ा किया। आयुष मंत्रालय का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, नेचुरलपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सब जोड़कर एक आयुष मंत्रालय। और इसका बजट भी इस बार तकरीबन 3,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ ना कहें, 2,970 करोड़ का इस बार का बजट है। और यह अपने बजट के जरिए जो पैसा जो शिफ्ट करते हैं उसमें खास तौर से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस जो है, इसको इस बार 328 करोड़ दिया गया। 2 साल पहले 280 करोड़ था, इस बार 328 करोड़ दिया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है, इस बार इसको 348 करोड़ दिया गया। 2 साल पहले कोविड से ठीक पहले इनको 80 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो इसकी रफ्तार बड़ी तेज है। हम जब इन बातों का यह जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में सब चीज अगर बिजनेस मॉडल में ही बनता चला जाएगा तो फिर इस देश की भविष्य क्या है, और इस देश के भीतर में क्या वाकई चिंता है किसी को। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जब निकल कर आया, उस इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस खासतौर से 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2018 में तकरीबन 1 लाख बच्चे इस देश से बाहर चले गए, उन्होंने वहां जाकर पीएचडी की। 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे ने जानकारी दी कि भारत के जो पीएचडी किए हुए बच्चे हैं, 2003 में जो अमेरिका में रह रहे थे उनकी संख्या थी 5 लाख। 2013 में यह बढ़कर 9,50,000 हो गए और 2020 तक यह बढ़ते बढ़ते तकरीबन 17 लाख हो चले हैं।
भारत में जिनका जन्म हुआ, यहां पे पढ़ाई की, हायर एजुकेशन के फिर बाहर चले गए और वहीं पर पीएचडी की, और इनकी संख्या सिर्फ अमेरिका में 17.5 लाख तक हो चली है। यह मैसेज क्या है? मैसेज इसके ठीक नीचे छुपा है। सरकार ने इन्हें वापस बुलाकर अपने देश के यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ने को कहा कि आप यहां रिसर्च कीजिए। अब आप सोचिए, 2007 से लेकर 2012 तक पहले 5 साल में 243 बच्चे लौटे जो रिसर्च स्कॉलर थे। 2012 से 2017 में 649 बच्चे लौटे। 2017 से 2020 के भीतर सिर्फ 22 बच्चे लौटे। यह स्थिति है। लाखों बाहर जा रहे हैं, उंगलियों पर गिनने वाले लोग बाहर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने उनके लिए कई तरह की स्कीम शुरू की, रामानुजम फेलोशिप स्कीम दी, इंस्पायर फैकल्टी स्कीम दी, यानी फाइनेंशियली आपको बेहतर स्थिति दी जाएगी, इस बात का जिक्र किया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल हुआ कि भारत के भीतर एजुकेशन की स्थिति क्या, और खास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर क्या स्थिति है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट जो है भारत के भीतर में, अगर आप इस 3 बरस को देखिए, 1 बरस कोविड से पहले, 1 बरस कोविड के बीच में और 1 बरस कोविड के बाद, 584 करोड़ कोविड से पहले था, कोविड के साल में 403 करोड़ था, कोविड के बाद 594 करोड़ हुआ है। और यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा बजट जो बनाया जाता है वो तकरीबन 5,949 करोड़ में से सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम आपको जानकारी दे रहे थे, जिसमें आपको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस भी करने हैं, इंटरनेशनल मिशन और नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर भी काम करना है। जो बेसिक रिसर्च होता है किसी भी मेगा फैसिलेशन के लिए, वह भी काम आपको करना है। क्लाइमेट चेंज का भी काम इसी में करना है। और दूसरी वो फ्यूजन से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी, फ्यूजन जिसको हम लोग कहते हैं, एप्लीकेशन रिसर्च कहते हैं, उसका काम भी इसी 594 करोड़ रुपए में करना है। और ये पूरे देश का जिक्र हो रहा है, यानी बजट आपके पास नहीं है। इतना ही नहीं, जो इस देश के दूसरे इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार कुछ पैसे देती है, उसमें लगभग 24 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। उसमें आप सोचिए कि पुणे का जो MALS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें नैनीताल का है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें लखनऊ का बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, उसमें कोलकाता का बोस इंस्टीट्यूट है, उसमें बेंगलोर का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें इस देश में 4 जगह बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस है, इसमें बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता का, यानी कुल 24 इंस्टीट्यूशन को सरकार के पास जो बजट है इस बार का वह 1,500 करोड़ भी नहीं है, 1,488 करोड़ है। जो पिछले साल कम था वो 1,300 करोड़ था, उससे पहले 1,200 करोड़ था और कम था। यानी हम इंस्टीट्यूशंस को भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं कि आप चीजों को अपने तरीके से डेवलप कीजिए। तब यहां से बात शुरू हुई, क्या भारत के भीतर कोई काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बजट नहीं है, ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है, स्थिति क्या है? और साइंस के क्षेत्र में जब हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया भर के भीतर में, जहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, प्रभावित है बीमारी से, उनके इलाज की जरूरत मास लेवल पे है। एलोपैथी मास लेवल पे इलाज कर नहीं पाता है, आयुर्वेद मास लेवल पर ही इलाज करना चाहता है। उसके तौर तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं, जहां पर वो कुछ बातों को कह दे और पूरा समाज अपना ले, ना किसी के प्रति जिम्मेदारी है, ना वो बोलने आएगा कि हमने ये किया है, क्योंकि वह एक लिहाज से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां पर कॉस्ट जुड़ेगा वहीं पर जिम्मेदारी आएगी ना। तो एलोपैथी के साथ कॉस्ट जुड़ा है तो जिम्मेदारी तुरंत आती है, एलोपैथी आयुर्वेद के साथ कॉस्ट नहीं जुड़ा है तो जिम्मेदारी नहीं आती है। लेकिन एक व्यापक क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बाजार तो बड़ा होते जा रहा है और भारत के भीतर गरीबी बढ़ती जा रही है, तो गरीब लोग तो आयुर्वेद से ही इलाज कराएंगे। भारत के भीतर में 2 साल पहले तक सिर्फ 30,000 करोड़ का यह बाजार हुआ करता था आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते लगभग 1 लाख करोड़ को छूने की स्थिति में आ गया। एलोपैथी का बाजार और बड़ा है, वो लगभग 27 लाख करोड़ का है, लेकिन वो आज से नहीं अब 200 बरस से चला रहा है। आयुर्वेद भारत में तुरंत जो कंपनियां जिस रूप में निकल कर आई, उन्हीं को मुनाफा क्यों हुआ? आपके जहन में यह बात इसलिए आनी चाहिए क्योंकि पतंजलि का तो हमने आपको जानकारी दी कि वह लगभग 9,000 करोड़ पे चला गया। अब आप सोचिए कि वैद्यनाथ ग्रुप जो है यह आजादी के साथ बना था 1947 में, लेकिन 2019 का इसका रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन रेवेन्यू पतंजलि का 9,022 करोड़ का है। इसका मतलब यह है कि विस्तार जिस भी कंपनी को मिलेगा उसके संपर्क संबंध क्या इस देश की सत्ता के साथ होने चाहिए?
पहला बात ये। दूसरी बात, क्या वाकई इलाज मारक है कि हम आपको बेहतरीन इलाज देते हैं इसीलिए लोग उसको अपनाते चले जाएं? ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसको पैसे में कन्वर्ट कीजिएगा फिर आपके दिमाग में कुछ सवाल शुरू हो जाएंगे। हम तो साइंस के हिसाब से ही चलेंगे। भारत के भीतर में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 253 रिसर्चर हैं। रिसर्च कर पाने की स्थिति में सिर्फ 253 लोग आते हैं। आप कहेंगे दुनिया में कितने हैं? अब आप सोचिए कि जो ऐसे देश हैं जिनकी इनकम जो है वह लोअर मिडिल है, यानी भारत से भी नीचे है, वहां पर भी रिसर्चर्स की संख्या 288 है, भारत में 253 है। अब आप आइए अमेरिका का जिक्र कीजिएगा तो 4412 है हर 10 लाख में। चाइना में 1306 रिसर्चर हैं हर 10 लाख में। जर्मनी में 4412 है। साउथ अफ्रीका में 518 है। जो ओईसीडी, जो खास तौर से वह देश जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के मातहत जुड़े हुए हैं, इसमें जापान भी है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें इटली भी है, इसमें कनाडा भी, ऐसे स्पेन भी है, लगभग 22 देश हैं। इनके यहां भी 10 लाख में से 4069 या 4079 इतने लोग 10 लाख में रिसर्चर होते हैं। लेकिन इसके आगे की बात आई कि भारत के भीतर सवाल क्या है? क्या भारत की कोई रुचि साइंस को लेकर नहीं है? पढ़ने पढ़ाने को लेकर रुचि नहीं है? भारत दुनिया में अपनी जीडीपी का सबसे कम पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लगाता है, उसके रिसर्च पर लगाता है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाता है। तो कोई पढ़ेगा क्या और पढ़ाएगा क्या? लेकिन जितना भी पैसा लगाता है, दुनिया की टॉप मोस्ट 10 इकोनॉमिक कंट्री जो ले लीजिएगा, भारत का नंबर तो जीडीपी में 5वां आता है, आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में एवरेज जो पैसा दिया जाता है अपने यहां के पर्सन और रिसर्चर्स को, भारत अपने बजट की तुलना में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में उनको ज्यादा पैसा देता है। दुनिया में यह 9 से 10% है, वो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं पैसा। लेकिन भारत में बजट का जो पर्सनल है, व्यक्ति विशेष को और रिसर्चर को जो दिया जाता है, वो 34 से 36% के बीच में आता है। लेकिन उसका योगदान जो है वो उस 10वें और 9वें पायदान पर चला जाता है, यानी पैसा देने में इंडिविजुअली पहले स्थान पर, आउटपुट जब निकल कर आया तो वह लगभग 9वें और 10वें स्थान पर टॉप 10 कंट्रीज में। यहां पर अगला सवाल यह आएगा कि इस पे रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने एक बनाई कि भारत के भीतर में, हम ये जानकारी आपको दे दें कि ये सारे सोर्स जो हैं, जो हम आपको डाटा बताने जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे के हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट्स है, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। सारी उधर से ये सारी डाटा लिए गए हैं। भारत हायर एजुकेशन की स्थिति में सिर्फ 26% लोगों तक पहुंचा पाता है, यानी 12th पास करने के बाद हायर एजुकेशन जो शुरू होती है, भारत में पहली से पढ़ाई करने वाले सिर्फ 26% 12वीं तक पहुंच पाते हैं। चाइना में 49% पहुंच जाते हैं, जर्मनी में 70% पहुंच जाते हैं, अमेरिका में 88% पहुंच जाते हैं, दुनिया के तमाम देशों में 30% से ऊपर पहुंचते ही हैं, भारत में यह 26% है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीति आयोग जो बनाया गया प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, उसी ने रिपोर्ट दी और उसी ने इकोनॉमिक सर्वे में यह लिखा कि भारत में जो रिसर्च होता है और जो हायर एजुकेशन है और इंडस्ट्री है, इसका कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। पढ़ाई किस लिए हो रही है, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका कितना लाभ मेडिकल के क्षेत्र में होगा, कितना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होगा, कोई तालमेल नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत के भीतर में रिजल्ट जो निकल कर आता है वह आपको डराने वाला इसलिए होता है क्योंकि उसके डाटा आपको डराते हैं। सरकार के ही डाटा आपको डराने लगेंगे। मसलन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका पूरा बजट इस बरस का जो है 5144 करोड़ है। अब आप सोचिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च कर रहा है 21 करोड़ रुपए। कमाल की चीज है। इवन बिल्डिंग और पेमेंट पे 475 करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन रिसर्च पे खर्च कर रहा है 21 करोड़ रुपए। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसका इस साल का बजट है 3502 करोड़, लेकिन ये R&D पर खर्च कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च कर रहा है ये मैक्सिमम कर रहा है 1660, यानी लगभग 48% ये खर्च कर रहा है, जो सबसे ज्यादा भारत में माना जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बजट के तहत यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, G2 कंट्री, G20 और ब्रिक्स की
देशों को जब हमने जोड़ा तो पता चला वहां 70 to 80% R&D पर खर्च होता है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन हमारे यहां यह भी 48% है, जो तमाम डिपार्टमेंट से ज्यादा है, मैक्सिमम है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दूसरा सवाल खड़ा होता है, ये जो बजट दिया जाता है, हमने सोचा कि बजट तो खर्च हो जाता होगा, इसका भी जब सर्वे करना शुरू किया और तमाम परिस्थितियों को परखा तो आपको जानकर हैरत होगी, जो पैसा दिया जाता है वह भी ये डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाते हैं। आप कहेंगे ऐसा भी होता है? जी, हम बीते 3-4 साल का आपको बताते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितना बजट दिया गया 4% पैसा खर्च नहीं हुआ, बाकी हुआ। पिछले साल 23% खर्चा नहीं हुआ था, उससे पहले 16% खर्चा नहीं हुआ था, उससे पहले भी 4% खर्चा नहीं हुआ था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने तो कमाल कर दिया। इसने पिछले बरस 76% बजट का हिस्सा खर्च ही नहीं किया। 2018-19 में 32% खर्च नहीं किया, 2017-18 में 49% खर्च नहीं किया, 2016-17 में 37% खर्च नहीं किया। अब यहां पर सवाल आया कि भारत अपनी जीडीपी का कितना पैसा खर्च करता है, जिसमें से छोटा सा हिस्सा इनको दिया भी जाता है तो भी ये खर्च नहीं कर पाते हैं। उसको जब एनालिसिस किया गया तो जीडीपी में भारत का जो खर्च है तो वो लगभग बैठता है, पिछले 15 सालों से अगर आप देखिएगा तो 1% से कम है। मैक्सिमम गया था 2008-9 में, जिस समय अमेरिका के साथ परमाणु डील हो रही थी। उस समय हमने जीडीपी का खर्च किया था 0.84%। यह स्थिति भारत के भीतर है, 0.84% मैक्सिमम था, और अभी जो खर्च हो रहा है वह 0.24% है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि किस स्थिति में यह सारी चीजें हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है और ऐसी परिस्थिति है तो दुनिया के दूसरे देशों में प्राइवेट सेक्टर भी इनोवेशन पे काम करते रहता है, लगातार काम करता है। और इसका जब एनालिसिस शुरू किया गया कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है, तो पता चला कि दुनिया में अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में सरकार जो बजट का खर्च करती है, वो बजट का हिस्सा हमने बताया, वहां पर बड़ी संख्या में जीडीपी का हिस्सा मिनिमम जो है 2%, मैक्सिमम जो है वो लगभग 9% तक खर्च होता है। हम लोग 0.67 और 24 में ही अटके हुए हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वहां पर जितना भी खर्च किया जाता है उसका डॉक्यूमेंट भी हमने निकाला और जानकारी चाहिए कि आखिर प्राइवेट सेक्टर भी कितना खर्च करता है। वो जानकारी निकल कर आई कि दुनिया के दूसरे देशों में प्राइवेट सेक्टर कितनी गुना ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका में वो लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च करता है, चाइना में वो लगभग 12 गुना ज्यादा खर्च करता है प्राइवेट सेक्टर। भारत में वही 0.2% ज्यादा खर्च करता है, वह ज्यादा खर्च नहीं करता है। 0.67% अगर जीडीपी के हिसाब से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी तमाम दूसरी चीजों को लेकर भारत सरकार बजट देती है तो वह 0.24% प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है। यानी भारत की तुलना में अमेरिका, चीन जैसे देश या दुनिया के दूसरे देश जो हैं, ये लगभग 5 से 7 से 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर भारत में सरकार के बजट का भी आधा खर्च करता है। यह एक स्थिति निकल कर आती है R&D को लेकर भारत के भीतर में। अगला सवाल निकल कर आया कि अगर दुनिया में जो मापदंड होता है कि भारत के भीतर कौन सा काम हो रहा है, जो हम लोग कहते हैं ना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसकी जानकारी के लिए पेटेंट शब्द एक होता है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेटेंट कितना कराते हैं। पेटेंट के लिए ही हम लोगों ने अपने तौर पर स्टार्टअप शुरू किया था कि शायद कुछ बेहतरीन काम हो जाए, इसके जरिए हो जाए। वह भी जानकारी जब निकल कर आई कि भारत के भीतर जो पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया जाता है उसमें भी 64% लोग जो हैं वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, भारत के रहने वाले लोग नहीं है। बाहर से भारत के लिए 64% किया जाता है। और उसका जब एवरेज निकालना शुरू किए तो पता चला कि लगभग 25 से 30% के बीच में भारत के तमाम इंस्टीट्यूशंस, जो भी आपके साइंस से जुड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस आपके जहन में आते हैं, वह पेटेंट के लिए पहुंच पाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पेटेंट की स्थिति 3 से 4% है। चीन की स्थिति 30% है। यह एक स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि हम लोग किस स्थिति में हैं। इसीलिए एक आखिरी सवाल बड़ा जरूरी है। जब हम लोग कहते हैं दुनिया हमारे देश को बाजार मानती है, पैसा लगाना चाहती है, तो हमने उसको भी परखा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो भारत में कितना हो रहा है।
आपको जानकर हैरत होगी, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत के भीतर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट R&D को लेकर सबसे कम होता है। प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ जब बैठक की तो उन्होंने कहा कि 2022 तक हमारा टारगेट है कि कम से कम $300 मिलियन तो यहां पर आ जाए। लेकिन 300 मिलियन तो बड़ी दूर की गोटी हो गई, क्योंकि उसको जब एनालिसिस करना हमने शुरू किया तो पता चला 2015-16 में तो $235 मिलियन आए थे, लेकिन 16-17 में ये $84 मिलियन हो गए, 17-18 में $107 मिलियन हो गए, 18-19 में 110 हो गए और 19-20 में और घटकर 67 मिलियन हो गया। यानी टारगेट 300 का है और अटके हुए हैं 67 पर, जबकि एफडीआई भारत में जो आ रही थी वह 40,000 से बढ़ते बढ़ते 49,000 तक पहुंच गई। इतने मिलियन डॉलर में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है लेकिन R&D पर कोई खर्च नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि भारत के भीतर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल सेमिनार से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है, वो सारी चीज़ों का जब एनालिसिस कीजिएगा तो भारत में हायर एजुकेशन करने वाले छात्र के सामने बड़ा संकट आ जाता है कि सरकार कोई बजट देती नहीं है, तो वो आगे की पढ़ाई कैसे करेगा, किस रूप में करेगा। इसलिए उसमें भी निकल कर आता है कि लगभग 72% लोग भारत छोड़कर चले जाते हैं और भारत के भीतर लड़ाई इस बात की है कि एलोपैथी या आयुर्वेदिक। भारत के भीतर की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां तो धीरे धीरे आयुष मंत्रालय का बजट ही इस देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पार कर देगी, क्योंकि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर 5,000 करोड़ का बजट है तो आयुष मंत्रालय का भी तो 3,000 करोड़ की स्थिति में बजट आ गया 2 से 3 साल के भीतर में, जिसके भीतर में आयुर्वेद होता है, योगा होता है, होम्योपैथ होती है, यूनानी होती है, नेचुरलपैथी होती है। तो यही सारी चीज़ें भारत में एक नई इलाज के तौर पर होगी। भारत में इलाज क्या वाकई धंधा है, और जब ये लड़ाई लड़ी जाती है तो हमको लगता है सबकी नेटवर्थ और सबकी प्रॉफिट देखनी चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि भारत के भीतर का बिजनेस मॉडल जो है वही आयुर्वेद, वही होम्योपैथ, वही नेचुरलपैथ और उन्हीं परिस्थितियों को जीने के नए नए तरीके से काम कर रहा है। हालांकि ये कोई एनालिसिस नहीं आई है, लेकिन एक डाटा निकल कर आया कि जो एलोपैथी कराते थे उनसे जुड़े हुए मरीज जो थे उसमें से भी लगभग 12% मरीज अब आयुर्वेद की दवाई भी लेने लगे हैं, उससे भी फायदा आयुर्वेद का हो गया। ये है नेटवर्थ की नई परिस्थितियों के बीच की स्थिति, और खास तौर से ऐसे वक्त जब भारत एक महामारी से भोग रहा है और ऐसे में संकट चौतरफा है और हम लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि कौन सी पैथी बढ़िया है, आयुर्वेदिक वाली या एलोपैथी वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल हम आपके साथ जब मिलेंगे तो 7 साल सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री ने किया क्या, ये हम आपको बताने वाले हैं। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।